तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, जो कि एक चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट है, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। गाइस, पता नहीं क्यों बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं इसमें। पता है, इस पूरे चैप्टर में ना सिर्फ 12 या 13 क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस को करने में भी लोगों की जान निकल जाती है। हमें भाई समझ ही नहीं आता, पूरा का पूरा चैप्टर पल्ले ही ना पड़ता कैसा क्या चैप्टर है। पर मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन का सही मेथड, गलत मेथड, आईसीआई ने क्या कर रखा है, आपको क्या करना था, क्या होना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा ताकि कोई भी डाउट ना हो। तो आइए मिलके स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले हमारा वही एक नियम। दोस्तों, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ बढ़िया, दोस्ती यारी हंसी मजाक प्यार प्रेम मोहब्बत, माता पिता के साथ आपके रिश्ते और आपकी पढ़ाई, सब कुछ एक स्मूथ लेवल पे जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं। आई होप सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। एंड अगर कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप सबको पता है कि आपका अमित भाई आपके साथ है। यू कैन ऑल पिंग मी। कहां पे? मेरा टेलीग्राम चैनल फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी। ओके गाइस, चलो तो अब हम मिलके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में। हाँ, परफेक्ट। चलो गाइस, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। अमित भाई, ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है क्या? देखो, आप देखना, हमारे पास हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ जी अमित भाई, पढ़ा तो है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। हम पढ़ेंगे, या मैंने बताया भी आप लोगों को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर में तो 3 तरह के कैपिटल होते हैं हमारे पास। कौन कौन सा? एक होता है प्रेफरेंस, एक होता है डेट, सबसे पहले होता है इक्विटी। इन सब के अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मैंने बात करी कि जब भी आप ये कैपिटल उठा के लेके आते हो मार्केट से, इसके लिए आपको हर एक प्रोवाइडर्स ऑफ द कैपिटल को कुछ देना पड़ता है। इक्विटी वालों को हम इक्विटी का डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस वालों को हम प्रेफरेंस का डिविडेंड देते हैं, डिबेंचर वालों को हम इंटरेस्ट देते हैं। तो इस पेमेंट को अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब देखो, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपने कुछ सामान खरीदा, उसको खरीदने के लिए जो पेमेंट करी वो होती है उसकी कॉस्ट। तो अगर कैपिटल उठाने के लिए कुछ पेमेंट करी, उसको क्या बोलेंगे अमित भाई? उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर, हाँ जी अमित भाई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ जी अमित भाई। इन सब के अलावा एक और चीज होती है, इन सब की वैल्यू मिला के बनती है वैल्यू ऑफ द फर्म। जो आपकी फर्म में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल लगाए थे अमित भाई, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, इन सब की हमने देखा कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। और इन सब की अगर मैं वैल्यू जोड़ दूं तो इन सब की वैल्यू मिला के क्या निकलती है अमित भाई? वैल्यू ऑफ द फर्म पता चलती है। हाँ, तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर, हाँ जी अमित भाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ जी अमित भाई, वैल्यू ऑफ द फर्म, हाँ जी अमित भाई। इन तीनों के बीच में एक बार जरा मैं स्टाइलिश सा थोड़ा, हाँ, सेट वेट कर लूँ, बाल बाल अच्छा लग रहा हूँ। हाँ अमित भाई, थोड़ी स्टाइलिश वाइल लग रहे हो एकदम अच्छे खासे। चल, हाँ, तो इन तीनों के बीच में हमारे पास क्या रिलेशनशिप है वो समझेंगे अपन किसमें? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में। हल्का सा ये चैप्टर पता नहीं क्यों लोग भारी बोलते हैं। आप लोग ये चैप्टर जब पढ़ लोगे मुझसे, तब बताना कि अमन भाई ये भारी था या नहीं था। ओके ओके ओके, चलो अब हम मिलकर इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है क्या? इट शोज अस द रिलेशनशिप किसके बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन और बीच मिक्स कर गया मैं, किसके बिटवीन या किसके बीच में अमित भाई? एक तो सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बाद वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है अमित भाई। अब देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में ना हमारे पास कुछ 3 4 5 तरह की थ्योरीज है। कौन कौन सी? एक जिसमें हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंस थ्योरी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस होती है कि भैया आपने डेट से उठा रखा है पैसा, इक्विटी से उठा रखा है, इन सब बात का इंपॉर्टेंस होता है। पर एक हमारे पास थ्योरी होती है जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंस थ्योरी, जिसमें तुम्हारे पास कोई भी कैपिटल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों अमित भाई? क्यों नहीं पड़ता वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन अभी क्या देखने वाले हैं अमित भाई? अपने पास कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में सबसे पहला बताओ अमित भाई, ये अपने को रिलेशनशिप बताएगा 3 आइटम्स में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज 2 तरह की है।
एक जहां पे मैं कैपिटल को इंपॉर्टेंट मानूंगा कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर है, दूसरा जहां मैं कैपिटल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट मानूंगा ही नहीं कि भैया डेट कितना है, इक्विटी कितना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके डन। तो चलो अब मिलके देखते हैं वो पॉइंट्स या वो थ्योरीज जिनमें हम कैपिटल को इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो है सबसे पहला नेट इनकम की थ्योरी। ओके अमित भाई। अगला ट्रेडिशनल अप्रोच, हैं जी अमित भाई। अगला एमएम अप्रोच विथ टैक्स, ठीक है। अब वो वाले थ्योरीज जहां पे हम कैपिटल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस ही नहीं रखते, जो है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स। अमित भाई क्या पढ़ाया, सब कुछ दिमाग के ऊपर से गया। अरे टेंशन मत लो, अभी तो सिर्फ नाम बताए हैं इनके, मैंने आपको इन सब का नाम बताया है। अभी एक एक करके डिटेल में सारी थ्योरीज अपन पढ़ने वाले हैं। 1 2 3 4 5, मतलब आप लोगों को क्या लगता है, देखो ध्यान से देखना, 5 थ्योरीज हैं। हाँ जी मतलब इस पूरे चैप्टर में अराउंड 12-13 क्वेश्चन है, मतलब हर एक थ्योरी पे 2 ही क्वेश्चन होने वाले हैं। मतलब कुछ ऐसा होगा ना कि अगर मान लो मैंने आपको समझा दी एक थ्योरी और आपने क्वेश्चन किया तो खत्म, सब कुछ खत्म, टेंशन ही नहीं लेना। हाँ जी अमित भाई होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए, तो बस ऐसा ही होगा। इतना ही इजी इस चैप्टर को मान के चलो, एक थ्योरी पढ़ी, उसका क्वेश्चन किया, खत्म। ओके ठीक है अमित भाई, चलो आपकी बात मान के देखते हैं और एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले एक बात समझना, हम करने क्या वाले हैं अमित भाई, अपन ये देखने वाले हैं, देखना ध्यान से समझना, कि कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपका डेट, आपकी इक्विटी और आपका प्रेफरेंस, ये 3 तरह के कैपिटल है। हाँ जी अमित भाई ये 3 तरह के कैपिटल है हमारे पास। इनके अलावा ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी का कॉस्ट, डेट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है अमित भाई, कॉस्ट ऑफ डेट। इक्विटी का क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। प्रेफरेंस का क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। और गाइस वैल्यू ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की कैसे वैल्यू निकलेगी, इन सब के बीच में वैल्यू ऑफ द फर्म को मैं बोल सकता हूं V0। इन सब के बीच में 1 2 3, इन सब के बीच में क्या क्या रिलेशन होने वाला है, कैसे, अगर मैं डेट बढ़ा दूं, इक्विटी कम कर दूं तो मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज हो जाएगी। कैसे, अगर मैं इक्विटी बढ़ा दूं, डेट कम कर दूं, या फिर इन तीनों का अलग कॉम्बिनेशन रख दूं तो मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी। मतलब मेरे को हर एक केसेस में ये समझना है कि सर अगर आपने डेट बढ़ाया, इक्विटी रखी, या मान लो 2 केसेस समझते जो मोस्ट बेसिकली यहाँ पे आने वाले हैं। चलो एक बार मैं आपको बता के चलता हूँ, ठीक है अमित भाई समझाओ अपने को। 2 टर्म्स आपको यहाँ पे नए सुनने मिलेंगे, एक होगा लिवर्ड फॉर्म और एक होगा अनलिवर्ड फॉर्म। अमित भाई ये क्या है, लिवर के फिजिक्स फिजिक्स कहां पहुंच गए अमित भाई, अरे नहीं बाबा, ना 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 ना। लिवरेज में आपने सुना था ना कि हम फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करते हैं अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए। हाँ जी अमित भाई, अब यहां पे देखना लिवर्ड फॉर्म और अनलिवर्ड फॉर्म का मतलब क्या है। सबसे पहले समझो अनलिवर्ड फॉर्म। अनलिवर्ड मतलब ऐसी कोई फर्म होगी जिसने कोई लिवरेज का यूज नहीं किया होगा, ठीक है। एक बात बताओ, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट तो भैया लगती लगती वो तो कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, तो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट अगर मैं यूज ना करूं तो क्या होगा, मतलब अमित भाई अब ये भूल गए, सुनो मेरी बात सुनो। अनलिवर्ड मतलब आपने लिवरेज का यूज नहीं किया, है ना। ओके एक बात बताओ, आपकी ऑपरेटिंग वाली जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे गोडाउन का रेंट हो गया, ये सब वो सब हो गया, वो तो लगते ही लगते हैं। हाँ तो मतलब आपने लिवरेज का यूज नहीं किया, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपने फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का यूज नहीं किया। अनलिवर्ड फॉर्म का मतलब नॉट लिवरेज, लिवरेज का यूज नहीं कर रहे, मतलब मैं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का यूज नहीं कर रहा, ठीक है। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आता है अमित भाई, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपने इंटरेस्ट का यूज नहीं किया, प्रेफरेंस डिविडेंड का यूज नहीं किया, ठीक है। क्या मैं इसके बदले ये बोल सकता हूं आपने डेट का यूज नहीं किया, सॉरी आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का यूज नहीं किया। हाँ जी अमित भाई बोल सकते हैं। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि अनलिवर्ड फर्म का मतलब ऐसी फर्म जिसने ना ही डेट का यूज किया ना ही प्रेफरेंस का यूज किया, मतलब 100% इसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल ही है।
और कोई भी फॉर्म ऑफ कैपिटल इस पे नहीं है। हाँ जी अमित भाई, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, दे दो माइक पे लाइट अप। हाँ अमित भाई, बात तो यही बोली आपने, सही बोली कि मतलब अनलिवर्ड मतलब लिवरेज का यूज नहीं किया, लिवरेज का यूज नहीं किया मतलब फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का यूज नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड का यूज नहीं किया, मतलब डेट और प्रेफरेंस का यूज हमने नहीं किया, मतलब हमने यूज क्या किया बाबा, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इतनी राम कथा मैंने आपको करी ये समझाने के लिए कि बाबा मेरी बात सुनो, अनलिवर्ड फर्म का मतलब वो फर्म जिसके पास डेट नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, 100% इक्विटी है। तो अनलिवर्ड फर्म कौन सी फर्म अमित भाई? वो फर्म जो डेट और प्रेफरेंस का यूज नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का यूज करती है। ठीक है, तो चलो अगर एक बता दिया तो दूसरा आप आराम से बता दोगे। क्या अमित भाई? लिवर्ड फर्म कौन सी होगी भाई? फिर इसका मतलब लिवर्ड फर्म वो होगी जो लिवरेज का यूज कर रही है। हाँ जी अमित भाई, जो लिवरेज का यूज कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप लिवरेज का यूज कर रहे हो मतलब आप फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का यूज कर रहे हो? हाँ जी अमित भाई। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आप इंटरेस्ट का भी यूज कर रहे हो, आप प्रेफरेंस डिविडेंड का भी यूज कर रहे हो? हाँ जी अमित भाई। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आप डेट का भी यूज कर रहे हो, आप प्रेफरेंस शेयर्स का भी यूज कर रहे हो? हाँ जी अमित भाई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं लिवर्ड फर्म वो फर्म हो गई जो इक्विटी का तो यूज करती ही करती है? आप बोलोगे अमित भाई इक्विटी कहां से आ गई? अरे बाबा एक बात बताओ, इक्विटी तो रहेगी रहेगी ना, कंपनी के कोई मालिक तो होंगे, 100% डेट थोड़ी होता है। ठीक है, मतलब लिवर्ड फर्म वो फर्म हो गई जो इक्विटी तो यूज कर ही रही है लेकिन साथ ही साथ डेट और प्रेफरेंस शेयर का भी यूज करके चलती है। तो अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए? हाँ जी अमित भाई, अब जाके अपने को दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। रुको मैं इनको इरेज कर दूं। चलो, तो अब आप लोग मेरे को बताओगे शेयर कैपिटल में तीन तरह के तो शेयर ही होते हैं। हाँ जी अमित भाई, तीन तरह के, सॉरी तीन तरह की तो कैपिटल ही होती है, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस। हाँ जी अमित भाई। अब इसको देखते हैं आगे। सबसे पहले आप बताना, हमने सीख लिया अभी फटाफट तरीके से यहाँ पे, लिवर्ड फर्म वो फर्म जो इक्विटी का भी यूज कर रही है, डेट का भी यूज कर रही है और प्रेफरेंस शेयर्स का भी यूज कर रही है। नेक्स्ट, अनलिवर्ड फर्म। अनलिवर्ड फर्म वो होगी जो 100% इक्विटी का यूज कर रही होगी। भले ही आपने कभी ये सब वर्ड सुने हो पर इतने डिटेल में इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा कि अनलिवर्ड फर्म का मतलब क्या होता है। मैंने आपको मतलब और डेरिवेशन दोनों समझाए। हाँ जी अमित भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? सर एक बात बताओ ना, अगर किसी कंपनी में डेट है 50%, इक्विटी है 50%, उस केस में कंपनी की वैल्यू क्या निकलेगी? या फिर अगर, सर मेरी बात सुनो ना, मैंने बोला हाँ बोलो, अगर किसी कंपनी का मान लो डेट है 80%, इक्विटी है 20%, तब उस कंपनी का वैल्यू क्या होगा? ठीक है ठीक है ठीक है। या फिर किसी कंपनी के पास डेट है 10%, इक्विटी है मान लो 90%, तब उस कंपनी का क्या होगा? या फिर इक्विटी है 100%, डेट है कुछ नहीं, तब उस कंपनी का वैल्यू क्या होगा? ये सारी चीजें अपन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। अच्छा अमित भाई, ये पढ़ने वाले हैं? हाँ, 5 तरह की थ्योरीज हैं। क्वेश्चन आपको पता है कैसे आएगा अमित भाई? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आपको साफ साफ बोलेगा, बोलेगा सर सुनो, ये रहा मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे मान लो मेरे पास इक्विटी है 90%, डेट है 10%, ठीक है, और मेरी अप्रोच है मान लो उन 5 में से कोई भी एक अप्रोच का नाम दे देगा। ठीक है, बोलते हैं सर इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल के दिखानी है। बस इतना काम अपने को करना होता है, यही पूरा क्वेश्चन पूछता है। बस क्या अमित भाई? बस 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 इतना ही आपसे पूछेगा, इतना ही आपको करना है और इतना ही आप करके आ जाओगे। ठीक है अमित भाई, ये तो बहुत इजी है, ये तो हम करके आ सकते हैं। तो बाबा एक बार करके आ गए तो बस फिर टेंशन क्या है? बताओ, यहां तक तुम और तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर है? हाँ जी अमित भाई, सब कुछ अपना परफेक्ट होके क्लियर है। ओके ओके ओके, आओ
अब मैं आपको ना तारों के शहर में लेके चलता हूँ। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर, नहीं बाबा, कैपिटल स्ट्रक्चर छोड़ी पढ़ाने। अब सुनो मेरी बात सुनो, जब भी, अगर एक बात बताना, इतिहास गवाह है, जब भी आपने बचपन में भी कोई थ्योरीज पढ़ी होंगी किसी भी, जैसे मान लो अल्बर्ट आइंस्टाइन को थ्योरी देके चले गए, या बड़े बड़े साइंटिस्ट कोई भी थ्योरी देके चले गए, वो हमेशा ना थ्योरी देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते थे। मतलब मोहम्मद भाई समझ में नहीं आया? मतलब मेरी बात सुनो, अगर आप कभी ये छोड़ो, चलो बड़ी बड़ी थ्योरी छोड़ो, मैं कहाँ आपको नॉर्मल दुनिया में लेके आता हूँ। अगर आप देख रहे हो किसी कंपनी पे ना, किसी ब्रांड पे बहुत बड़ी किसी दुकान पे सेल लगी है, 50% ऑफ, नीचे ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते कि सर ये टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे होंगे तभी जाके आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो सिमिलरली ये जो हमारे पास थ्योरीज है ना, 5 थ्योरीज हैं, फॉर दीज 5 थ्योरीज टू वर्क प्रॉपरली, अगर इन 5 थ्योरी को प्रॉपर तरीके से काम करना है, देयर आर सर्टन अजम्पशंस। भैया अगर आपको इनको ढंग से काम कराना है तो कुछ अजम्पशंस है जो आपको मान के चलने पड़ेंगे। देयर आर सर्टन अजम्पशंस टू बी अज्यूम्ड, आपको कुछ अजम्पशंस मान के चलने पड़ेंगे कि भैया अगर ये 5 थ्योरी को काम करवाना है, जैसे होता है ना कि सर मान लो अब आजकल की जैसे काम जो हमारे घर पे वर्क करने के लिए मेड आती है, वो आती है, वो बोलती है कि सर मैं आपके घर पे, बाबा मैं घर पे तभी काम करेगी जब, अगर कपड़े धोने हैं तो घर पे वॉशिंग मशीन होना चाहिए, अगर झाड़ू करनी है तो घर पे ड्रायर होना चाहिए, ये करना है तो ये होना चाहिए, ऑटोमेटिक डिश वॉशर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो किसी भी चीज को वर्क करने के लिए बोलते हैं सर ये प्री रिक्वायरमेंट्स या ये अजम्पशंस होने चाहिए कि ये होंगे तभी अपन काम करेंगे। तो वो अजम्पशंस यहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं। इन 5 थ्योरीज को वर्क करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जो अपने को मान के चलने पड़ेंगे, वो अजम्पशन अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके अमित भाई, डन। तो गाइस अगर मैं बेसिक अजम्पशंस की बात करूं ना तो क्या क्या लेके चलने वाला है देखना। सबसे पहला अजम्पशन आपका दिमाग खराब करेगा, क्या बोलता है सर आप इतनी देर से कैपिटल स्ट्रक्चर बात कर रहे थे, हम आपकी मुश्किल आसान करते हैं। कैसे सर? सिर्फ 2 तरह के कैपिटल होने वाले हैं, कौन सा? डेट और इक्विटी। तो भैया इधर आओ जरा। सबसे पहला क्या, मैं आपको बोल रहा था ना कि अगर मान लो भैया मेरे पास डेट भी हो, इक्विटी भी हो, प्रेफरेंस भी हो, और डेट का हो केडी, इसका हो केई, इसका हो केपी, तो आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला अजम्पशन तो यही है कि एक प्रेफरेंस पानी में गया छपा, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में से किसी भी तरीके से आप निकाल रहे होगे अपनी वैल्यू ऑफ द फर्म, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखाई नहीं देगा। वैसे भी आजकल के जमाने में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू होना बंद हो चुके हैं, अब वो इशू नहीं होते। तो इन्होंने पहले ही बहुत अच्छा बोल दिया कि भैया पहला अजम्पशन क्या है, ध्यान से सुनना। पहला अजम्पशन है देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके अमित भाई, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नामो निशान नहीं लेने वाले। अब देखना दूसरा असम्पशन बोलता है द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर गिवन, डिग्री ऑफ द लिवरेज कैन बी चेंज्ड बाय सेलिंग डेट टू परचेज द शेयर्स और सेलिंग शेयर्स टू रिटायर द डेट। अमित भाई ये क्या बोलता है? मैंने बोला पूरा का पूरा जब भी 5 थ्योरीज आप यूज करोगे, आपका डेट प्लस इक्विटी, ये जो टोटल होगा ना, डेट और इक्विटी का टोटल, हाँ जी अमित भाई डेट और इक्विटी का टोटल, ये टोटल हमेशा सेम रहने वाला है। मतलब अमित भाई क्वेश्चन बोलता है कि आपके टोटल एसेट्स सेम होंगे, टोटल एसेट्स सेम होंगे मतलब लायबिलिटी साइड वाला भी सेम होगा, मतलब कैपिटल आपका सेम रखने वाले हैं अपन। देखो इसका मतलब क्या बोलता है सर, सुनो ना, हो सकता है आपके पास डेट हो 100 और इक्विटी हो 50, टोटल मिला के 150 हो, पर अगर आपको कुछ छेड़खानी करनी है तो आप क्या कर सकते हो, 20 का डेट बेच दो और 20 की ही इक्विटी खरीद लो। मतलब टोटल सेम रहना चाहिए, आपस में ऊपर नीचे कर सकते हो, चाहे आप 80-70 कर सकते हो, या फिर चलो 30 इसमें जोड़ दो, 30 इसमें से बेच दो, 110 और 40 कर सकते हो, या फिर एक काम करो 60 इसमें से बेच दो और 60 इसका खरीद लो।
50 और 100 कर सकते हो, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन बिठाना आप कर सकते हो, लेकिन इनका टोटल हर एक सिचुएशन में एक बार जो क्वेश्चन में दे दे सेम टू सेम उतना ही रहने वाला है। आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसा नहीं कर सकते, मैं बताता हूं कैसा नहीं कर सकते। बोलता है सर मेरा मन किया कि मैंने क्या किया ना, 100 रुपए का सीधा डेट खरीद लिया, 150 और 100। ना बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते, टोटल हमेशा इनका मैच करना चाहिए। ओके अमित भाई, ये दूसरी अजम्पशन भी अपन मान के चलेंगे। चलो बहुत अच्छी बात। मैं हर एक अजम्पशन के साथ ना आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं टॉपिक, क्योंकि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि इस चैप्टर में जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, आपको हर एक थ्योरी के अंदर की बात पता होनी चाहिए। ठीक है अमित भाई, ठीक है ठीक है, आप इतनी फोकस कर रहे हो। टोटल ऑफ डेट एंड इक्विटी क्या होगा, सेम होगा। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, टैक्स आर नॉट कंसिडर्ड। देखो यहां पे उन्होंने लिखा तो है, लेकिन इसी बात की सबसे बड़ी धज्जी वो लोग बाद में क्वेश्चंस में भी उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे, बोलता है सर सुनो, बोलता है टैक्स हम कंसिडर नहीं करते। इस पूरे क्वेश्चन में, मतलब सारे क्वेश्चंस में टैक्स कभी भी नहीं लिया जाता, लेकिन आईसीआई क्वेश्चन में टैक्स भी दे देता है। तो वैसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन दिया है तो पढ़ लेंगे। क्या, टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन एक काम करना, मैंने इसको अलग कलर पेन से लिख रखा है, इसको ऐसे करके आंख मारने वाला बना देना। ये आंख मारने वाला तो नहीं लग रहा है, इसकी तो आंख फूटी लग रही है। हाँ अब लग रहा है थोड़ा आंख मारने वाला, है ना। नहीं रुक जाओ, हाँ अब लग रहा है कि सर थोड़ा आंख वाँख मार रहा है। आंख मारने वाला इसको बना देना। क्यों, क्योंकि आईसीआई अपनी ही बात की खुद धज्जियां उड़ाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो टैक्स दे भी देगा आपको। ठीक है, ओके। आओ नेक्स्ट, ये पढ़ो सबसे पहले। ईबीआईटी इज कांस्टेंट। बोले तो आपको ना क्या करेगा, कभी मान लो एक थ्योरी देगा, पहले बोलेगा सर एक थ्योरी से निकाल के दिखाओ, फिर बोलेगा सर दूसरी थ्योरी से वैल्यू निकाल के दिखाओ, फिर बोलेगा तीसरी थ्योरी से निकाल के दिखाओ। चाहे जितनी भी थ्योरी से मेरे को निकालने के लिए बोल दे, ईबीआईटी विल बी सेम। अब इसके आगे एक लाइन लिख लेना, फॉर ऑल द थ्योरीज। हर एक थ्योरी के केस में सेम रहेगा। अब आप ये मत बोलना अमित भाई, मान लो अगर मेरे पास डेट 100 था, इक्विटी 50 था, तो ईबीआईटी मान लो अगर क्वेश्चन में दिया था 2 लाख रुपए, तो अगर मैं इसकी डेट बेच दूं और इक्विटी खरीद लूं 20 रुपए की, 70, तब क्या ईबीआईटी बदलेगा ना। तब भी आपको इसी ईबीआईटी से आगे कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। अमित भाई कैसी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, लेकिन अभी बेसिक अजम्पशंस मान के चलो। कौन कौन सा सर, सबसे पहला प्रेफरेंस नाम की तो चीज ही नहीं होती। मैंने बोला ठीक है। डेट और इक्विटी का टोटल हमेशा सेम रहेगा। ठीक है भैया। टैक्सेस कंसीडर नहीं करते, लेकिन आंख मार के चलो, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स आएगा ही आएगा। नेक्स्ट बोलता है सर आप कोई भी मेथड यूज कर लो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम रहने वाला है। मैंने बोला ओके भैया, आपने बोला हमने मान लिया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स भी हो गए, तो जो पॉइंट्स हो गए उनको टिक कर देता हूं। नेक्स्ट ये पॉइंट समझो, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। बोले तो अमित भाई डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, मतलब ये ट्रिक समझना जो मैं लिखना चाह रहा हूं। अगर आपने मेरे साथ रेशियोज और प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको पता होगा। क्या, आपको ये पता होगा कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू डिविडेंड। है अमित भाई, क्या 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 बोलना चाह रहा है कि आप जितना कमाओगे ना, जितना इक्विटी वालों के लिए आपके पास बचा होगा, आप सब का सब डिविडेंड के फॉर्म में बांट दोगे। कुछ भी रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका देखो 2-3 मतलब निकल के आता है। क्या क्या मतलब निकल के आता है, आओ मैं आपको यहां पे समझाता हूं। कुछ ऐसा बनता था क्या फॉर्मेट, अमित भाई कैसा बनता था। सबसे पहले होता था सेल्स, हाँ जी अमित भाई, उसमें से माइनस करते थे आप वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट, हाँ जी अमित भाई। आता था आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, उसमें से माइनस करते थे फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ जी। क्या आता था आपके पास, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस उसमें से करते थे इंटरेस्ट। ठीक है भाई, क्या आता था, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप इसमें से क्या माइनस करते थे अमित भाई, इसमें से टैक्स माइनस होता था। आता था क्या अमित भाई, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इसमें से क्या माइनस होता था, प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, आता था क्या, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सबर करो। क्या मैंने आपको सिखाया कि प्रेफरेंस डिविडेंड नाम की कोई चीज ही नहीं होती।
हाँ जी अमित भाई, तो क्या ये बात भी इससे प्रूव हो जाती है कि आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स ही बराबर हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के? हाँ जी अमित भाई, और क्वेश्चन में बोला आपने जितना कमाया पूरा डिविडेंड बांट दिया, पूरा का पूरा डिविडेंड बांट दिया, तो क्या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बराबर हो जाएगा डिविडेंड के? हाँ जी अमित भाई, तो इसका मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स जीरो हो जाएंगी। हाँ, तो बस बात खत्म। देखो, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ भाई, सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूं, धड़बड़ी किसी चीज की भी नहीं है अपने पास। अर्निंग आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड मेरे पास जीरो है, तो क्या मैं बोल सकता हूं यही हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स? हाँ जी अमित भाई। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बराबर हो गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बराबर हो गया मेरे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स के? ठीक है, अब देखना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, 100% अर्निंग्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, आप टैक्स के फॉर्म में दे, डिविडेंड के फॉर्म में दे देते हो एज डिविडेंड। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं आप जितना कमा रहे हो उतना ही आप डिविडेंड के फॉर्म में बांट रहे हो, पूरा का पूरा? क्वेश्चन यही, थ्योरी यही कहती है, असम्पशन हमारी। हाँ, अब देखना, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स माइनस डिविडेंड बराबर होता है आपके रिटेन्ड अर्निंग्स का। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स माइनस डिविडेंड तो तुम्हारा बराबर है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के, इज इक्वल टू रिटेन्ड अर्निंग्स। तो क्या इस बात से ये प्रूव हो गया कि रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू जीरो? हाँ जी अमित भाई, तो इस बात से 2-3 पॉइंट निकल के आया। सबसे पहला पॉइंट, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बराबर है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स के। तो देखो, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बराबर है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उतना का उतना ही आप डिविडेंड बांटने वाले हो, तो ये बराबर है मेरे डिविडेंड पेड के। मतलब ये तीनों आइटम्स हमेशा बराबर होने वाले हैं। कब? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की जो 5 थ्योरीज अपन पढ़ेंगे उन केसेस में। बताओ अब जाके ये पॉइंट क्लियर है क्या? बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, और मैं जानबूझ के हर एक कंसेप्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने पावर बैचेस भी ली अमित भाई, उसके बाद मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस भी ली अमित भाई, तो मैं देख चुका हूं कि बच्चों को कहां पे दिक्कतें आती हैं, तो जहां दिक्कतें आती है वहां मैं सॉल्व करूंगा डिटेल में। डन अमित भाई, क्लियर? हाँ जी अमित भाई, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मैंने आपको यहां तक क्लियर किया, तो इसका मतलब लास्ट मैंने आपको क्या बता दिया? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बराबर हो जाएगा डिविडेंड पेड के, जो कि बराबर होगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स के। डन क्या? हाँ जी अमित भाई, चलो ये भी आपका पॉइंट क्लियर। उसके बाद बोलता है सर फर्म की फाइनेंसिंग फिक्स रहेगी। मतलब सर सुनो, अभी मैंने क्या बोला था, टोटल कैपिटल फिक्स रहेगा ना? हाँ, तो मतलब ये यही कहना चाहता है कि आपका टोटल कैपिटल फिक्स रहेगा। अब अगर मान लो मेरे को इक्विटी चाहिए 20 रुपए की, तो 20 का डेट बेचो तब इक्विटी खरीदो। डेट चाहिए 20 रुपए का, तो 20 की पहले इक्विटी बेचो तब डेट खरीदो। मतलब कुछ काम ऐसा होगा, आप नया पैसा, नया एक चवन्नी भी नहीं उठा सकते। डेट बेचो इक्विटी लो, इक्विटी बेचो डेट लो, आपस में खेल सकते हो, नया पैसा नहीं मांग सकते। डन? डन अमित भाई, तो इसका भी एक पॉइंट चलो लिखवा ही देता हूं। नो न्यू कैपिटल विल बी रेज्ड। देखो बहुत जगह पे आपको मिलेगा कि यार लोगों ने आपको समझा दिया, बस फटाफट से उड़ाया और क्वेश्चन पे ले आया ना। मैं थ्योरी ही इतनी अच्छी समझाऊंगा कि क्वेश्चन तो यूं चुटकियों से बनेंगे आपके। ठीक है, चलो, नो न्यू कैपिटल विल बी रेज्ड। डन? डन अमित भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बोलता है अमित भाई, मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, बिजनेस रिस्क कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिस्क कांस्टेंट रखने वाले अपन, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लाइफ हमेशा परपेचुअल होने वाली है। मतलब अमित भाई इससे क्या मतलब पड़ेगा? अरे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। कैसे? देखो, लाइफ इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है अमित भाई, इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या ही फर्क पड़ जाएगा? अरे लाला, ये देखो, अगर मान लो तुम्हें वैल्यू निकालनी है डेट की, और डेट की लाइफ दे रखी है इंफिनिटी,
तो तुम कुछ ऐसे नहीं निकालते थे, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई के डी, वैल्यू ऐसे आ जाती थी। हाँ, और यही अगर मैं लाइफ को फिक्स कर देता, लाइफ को फिक्स कर देता, जैसे मान लो 5 साल, तो तुम्हें ऐसे नहीं निकालना पड़ता क्या, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस के डी 1 साल के लिए, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी 2 सालों के लिए, प्लस फिर आप करते प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स 1 प्लस के डी, ये करता मैं 3 सालों के लिए। फिर उसके बाद आप करते प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स 1 प्लस के डी, ये करता मैं 4 सालों के लिए। फिर इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी 5 सालों के लिए। क्या आप ये नहीं करते? हाँ जी अमित भाई, अगर मैं आपको ना बताता कि भैया लाइफ मेरी इंफिनिटी है, मान लो लाइफ मेरी फिक्स होती, तो मुझे इतने नाटक करने पड़ते। हाँ जी अमित भाई, पर भला हो भगवान जी का, जय हो राम जी की, कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला सर सुनो ना, लाइफ आपकी इंफिनिटी है। तो देखो, अगर लाइफ इंफिनिटी है इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं, चलो बता दो। अगर लाइफ इंफिनिटी है तो वैल्यू ऑफ द डेट आप कैसे निकाल पाओगे? आराम से निकाल सकते हो, इंटरेस्ट लो, उसमें से टैक्स माइनस करो। पर अमित भाई टैक्स तो नहीं होता ना। अरे ठीक है, अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं लिख रखा होगा तब तो मैं टैक्स लूंगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी कि टैक्स कंसिडर नहीं किया जाता, पर इंस्टीट्यूट टैक्स देगा ही देगा आपको। तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपने को लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय के डी। ओके, और अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे को वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल के दिखा दो, तो आप कर सकते हो ना, जो मैंने उसको दिया डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई। और क्या मैं ये भी लिख सकता हूं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय के डी, क्योंकि दोनों तो बराबर होते हैं। और क्या मैं लिख सकता हूं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय के डी, क्योंकि ये तीनों तो बराबर ही होते हैं ना। हाँ, तो देखो इनफाइनाइट लाइफ है, उसका मतलब ये है, एक छोटी सी लाइन का मतलब इतना बड़ा है। कोई भी आपको इतने डिटेल में घुस के नहीं समझाएगा जितना मैंने ये 6-7 पॉइंट्स आपको समझाए। बताओ समझ में आया? हाँ जी अमित भाई समझ में आ गया। तो एक बार मेरे साथ मिलके, एक सेकंड ये इतना टाइट क्यों बन रहा है, हाँ एक बार मेरे साथ मिलके, रुक जाओ, एक बार आप लोग मेरे साथ मिलके रिवाइज कर लो। क्या अमित भाई? सबसे पहला हमारे पास प्रेफरेंस नाम की चीज ही नहीं होगी, डेट होगा हमारे पास, इक्विटी होगी। मैंने बोला बहुत अच्छे बच्चे। उसके बाद बोलता है अमित भाई सुनो ना, टोटल ऑफ द कैपिटल सेम रहेगा, मतलब डेट और इक्विटी मिला के हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। मैंने बोला बहुत अच्छे बच्चे। उसके बाद आपने एक पॉइंट और पढ़ाया कि सर नया पैसा में 1 रुपए भी नहीं उठा सकता। अगर आपको डेट चाहिए तो इक्विटी बेचो, इक्विटी चाहिए तो डेट बेचो, नया पैसा नहीं उठाओगे। मैंने बोला वेरी गुड। फिर आपने बोला अमित भाई चारों पांचों में से कोई भी आप थ्योरी कंसीडर कर लो, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैंने बोला वेरी गुड। उसके बाद आपने बोला सर सुनो ना, आप जितना कमाओगे ना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उतना ही आप पूरा का पूरा बांट भी दोगे। मैंने बोला ठीक है बाबा, और बताओ। और फिर आपने बोला सर सुनो ना, क्या होगा, लाइफ ऑफ द पूरा प्रोजेक्ट की लाइफ सेम हो, प्रोजेक्ट बोलता सॉरी, लाइफ ऑफ द कंपनी इनफाइनाइट होने वाली है। डन। देखो ये सारे पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए, 1 2 3 4 5 6 सब कुछ पढ़ाया। हाँ जी मैं भाई, टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये मजाक ले लिया इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि बहुत 1-2 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन ही इतने कम है। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें टैक्स ले रखा है, कुछ में नहीं ले रखा, ले रखा है नहीं ले रखा। तो अमित भाई हम कैसे पकड़ेंगे कि टैक्स लेना है या नहीं? जब क्वेश्चन करूंगा समझा दूंगा आराम से। बताओ ये सातों पॉइंट्स समझ में आए? जो मैंने बुक में जो मैंने दे रखा है नोट्स में, वो तो बुक की लैंग्वेज है, आप लिखना चाहो तो ये 7 पॉइंट्स नोट कर लो। ओके अमित भाई हम नोट कर लेते हैं, 7 पॉइंट्स नोट करो और जल्दी जल्दी नोट करो, फटाफट से नोट कर लो इसको। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, पानी वानी पी लूं मैं। पानी कहां गया मेरा? डन गाइस? हाँ जी अमित भाई, हाँ जी अमित भाई, डन 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 हो गया। कोई दिक्कत नहीं आई। तो इतनी देर तक नाटक करने के बाद, एक एक थ्योरी और अजम्पशन को समझने के बाद, अब हम आने वाले हैं थ्योरीज के ऊपर।
मतलब अपन क्या करने वाले हैं अमित भाई, एक ही चीज करने वाले हैं, जितनी भी हमारे पास पांचों थ्योरीज अवेलेबल है ना, जो मैंने आपको बताई थी, 1 2 3 4 5, उन थ्योरीज को अपन बैठ के समझेंगे कि हर एक चीज में वैल्यू निकालने का क्या क्या तरीका दिया हुआ है। ठीक है अमित भाई, डन 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 डन। देखो ये बहुत ज्यादा यहां तक जो मैंने समझा रखा था, हुआ क्या था देखना, ये नोट्स आपको अब काम नहीं आएंगे क्योंकि बहुत डिटेल में अपने को कवर करना ही नहीं था, अपने को कवर सिर्फ एक चीजें करनी थी, वैल्यू कैसे निकाली जाती है किसी फर्म की। तो यहाँ पे जब वैल्यू निकालनी होगी फिक्स्ड लाइफ के लिए तो अपन समझेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले में, बट जब आपको वैल्यू निकालनी होती है ना, चलो मैं आपको बता भी देता हूं, एक काम देखना, वैल्यू कैलकुलेट करना दो तरह से, किसी भी चीज की आज के डेट पे, टुडे, अगर आपको प्राइस निकालनी होती है ना, प्राइस निकालना हुआ या वैल्यू निकालना हुआ, पता है हम कैसे निकालते हैं, आगे जितने भी आपको चीजें सामान मिलने वाला है ना उसको डिस्काउंट करके आज के डेट पे ले आओ। क्या अमित भाई ये क्या डिस्काउंट फिस्काउंट, क्या सुना ही नहीं? सुनो, क्या आपने कभी घर में सुन रखा है क्या अमित भाई कि 10 रुपए आज और 10 रुपए एक साल बाद जो मिलेंगे उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है? कभी अपने पापा से सुना होगा, दादाजी से, अरे हमारे जमाने में तो 1 रुपए में इतनी चीजें आ जाती थी, और आजकल तो 1 रुपए में एक टॉफी भी नहीं आती ढंग की। हाँ जी अमित भाई, ये क्या हुआ? अरे बाबा, 1 रुपए की ही कुछ सालों बाद जाके वैल्यू, इज्जत बहुत कम हो जाती है। ठीक है अमित भाई, तो अगर मैं आज आपको 1 रुपए दूं तो ज्यादा अच्छी बात होगी, या अगर मैं किसी आदमी को 1950 में 1 रुपए दिया होता वो ज्यादा अच्छी बात होती? अमित भाई 1950s में आपने किसी को 1 रुपए दिया होता तो बहुत अच्छी बात होती। तो बस मैं वही कहना चाह रहा हूं, क्या मान लो कैसे अपन, अब एक बात बताना, आज से 50 साल बाद 1 रुपए की क्या वैल्यू होगी वो मैं आज की डेट पे कैसे निकाल सकता हूं? मतलब एक रुपया 50 साल बाद कितनी वैल्यू रखेगा, मतलब उसकी इज्जत कितनी रहेगी, वो मैं कैसे निकाल सकता हूं? देखो कैसे निकालते हैं, आप बस ये करना, जो भी आपको कैश फ्लो या अमाउंट मिलने वाला है, हाँ जी अमित भाई, उसको डिस्काउंटिंग रेट से, मतलब डिस्काउंटिंग रेट मतलब वो रेट जिससे वो क्या होगा, वैल्यू गिरेगी। मान लो आज किसी चीज की 100 रुपए वैल्यू है, मैं बोलूंगा यार सुनना इसकी वैल्यू 10% गिर जाएगी, मतलब अगले साल जाके उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अमित भाई, अगले साल उसकी वैल्यू 10% गिर के 90 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ऐसा तो भाई कितने परसेंट से गिरती है उसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग रेट, बस काम खत्म। तो आपको जितनी साल बाद वैल्यू मिलने वाली है उसको डिस्काउंट करके खींच के लाते 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 हम आज की डेट पे लाते हैं और वैल्यू निकाला करते हैं। कैसे? देखो, अगर मान लो कोई अमाउंट आपको आफ्टर 1 ईयर मिलेगी ना, हाँ, तो पता है मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सर सुनो ना, आपको कैश फ्लो मिलने वाला है 100 रुपए, कितने साल बाद? आफ्टर 1 ईयर, और डिस्काउंट की रेट दे रखी है 10%। तो मैं क्या बोलूंगा, सर सुनो ना, आपको 100 रुपए मिलने वाले हैं एक साल के बाद, तो 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट, मतलब 1 प्लस 0.1, 1 क्या हुआ ये अमित भाई? 0.1 हो गया आपका, 10% को मैंने बस रेशियो फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो 1 प्लस 0.1 मैं खींच के कितनी बार लेके आऊंगा? अगर कोई सामान आपको एक साल बाद मिल रहा है तो मुझे उसे एक बार ही खींचना पड़ेगा ना। हाँ, तो लो बाबा, इसको मैं एक बार खींच के लेके आ जाऊंगा। यही अगर 100 रुपए आपको 2 सालों बाद मिलते तो मैं इसे 2 बार खींच के लेके आता। ठीक है, यही 100 रुपए अगर आपको 3 साल बाद मिलने वाले होते तो मैं 3 बार खींच के लेके आता, 1 बार, 2 बार, 3 बार। देखो, थर्ड ईयर पे मिलने वाला था, 1 बार खींच के लाया, सेकेंड ईयर पे आ गया, 1 बार खींच के लाया, फर्स्ट ईयर पे आ गया, तीसरी बार खींचा, आज की डेट पे टुडे पे निकल के आ गया। तो ये अपन तब लेते थे जब हमारे पास, पता है क्या होता था मेरे भाई, किसी भी चीज की वैल्यू अपन को निकालनी होती थी कहां, अगर लाइफ मेरी फिक्स्ड है जैसे 5 साल 10 साल, पर अगर कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट की या कैपिटल की लाइफ अनलिमिटेड हो ना, लाइफ पता ही नहीं, मतलब चलती जाएगी, तो एक बात बताओ, आप कितने सालों तक ऐसा करते रहोगे? 1 + KD 1 + 2, आगे कितने टाइम्स तक लिखते चले जाओगे? इनफाइनाइट टाइम्स तक, इनफाइनाइट तो कभी खत्म नहीं होता। हाँ,
तो पता है जितने भी फॉर्मूला बनाने वाले थे उन्होंने भी सोचा भाई बहुत बड़ी दिक्कत है, क्या करें, तो उन्होंने बोला कुछ मत करो, आपको जो पैसा मिलने वाला है वो लिख दो और 1 प्लस KD, इसमें से 1 उड़ा दो, बस ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब सिंपल, कैश फ्लो लिखो, नीचे लिखो डिस्काउंटिंग रेट, काम खत्म, दैट्स इट। बस क्या अमित भाई? हाँ जी बाबा हाँ, बस इतना। तो देखो इस चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्या बताया, कि आपके दो ही कैपिटल है, ठीक है अमित भाई। देखो आपके पास एक है इक्विटी कैपिटल, एक है डेट कैपिटल, ठीक है। इक्विटी वाले लोगों को हम क्या देते हैं अमित भाई? इक्विटी वालों को हम एक पेमेंट करते हैं जिसका नाम बता दो क्या है अमित भाई? इक्विटी वालों को डिविडेंड नाम की वस्तु दी जाती है, इक्विटी डिविडेंड। और डिबेंचर वालों को अमित भाई, डिबेंचर वालों को एक आइटम दिया जाता है जिसका नाम है इंटरेस्ट, ठीक है बाबा, इनको इंटरेस्ट की पेमेंट करी जाती है। और बता दो क्या ये दोनों हो गया? हाँ, इक्विटी को रेज करने के लिए जो मैं डिविडेंड देता हूं, तो इस कॉस्ट को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको हम डिनोट करते हैं के फॉर्म में, जो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। डेट के लिए इंटरेस्ट की पेमेंट करता हूं, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ डेट, जिसको अपन डिनोट करते हैं KD के फॉर्म में। बताओ कोई दिक्कत? भाई कोई दिक्कत नहीं आई। तो देखो अगर क्वेश्चन ने बता ही दिया कि इक्विटी की लाइफ है अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, तो वैल्यू मैं कैसे निकाल लूंगा? वैल्यू ऑफ द इक्विटी हो जाएगी अर्निंग्स, सॉरी डिविडेंड जो आपको मिल गया डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या फिर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि अर्निंग और डिविडेंड तो बराबर है, या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्यों? क्योंकि भैया प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, डन। और डेट की वैल्यू कैसे निकालोगे जब इनफाइनाइट दे रखा होगा? अमित भाई सिंपल है ना, इंटरेस्ट मिलेगा, अगर क्वेश्चन में टैक्स दिया होगा तो लूंगा, वरना नहीं लूंगा, डिवाइडेड बाय 10, बात खत्म। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से डिवाइड कर दोगे, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। बस क्या अमित भाई इतना ही करना है? अरे इतना ही करना है, आपका काम खत्म। ठीक है अमित भाई, इतना तो हम कर देंगे। तो यही मैंने आपको पूरा इसमें समझा रखा था कि कैसे अपन वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है अमित भाई, डन 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 डन। अब देखते हैं, अब सुनना अब सुनना अब सुनना ध्यान से, ठीक है। एक बात बताओ, वैल्यू एक कंपनी के अंदर, छोड़ो, एक कंपनी के अंदर कितने टाइप्स ऑफ कैपिटल हैं इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर में मैंने आपको एक कंपनी में कितने टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ाए हैं, बताओ। बताओ बताओ, इस चैप्टर में मैंने आपको एक कंपनी में कितने कैपिटल पढ़ाए हैं? अमित भाई आपने बोला इक्विटी, बोला बोला, बहुत बढ़िया बोला। डेट, ठीक है ठीक है। अरे प्रेफर नहीं अमित भाई, प्रेफरेंस नहीं होगा इस चैप्टर में, प्रेफरेंस नाम की कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। तो क्या एक बात बताना, मैं फिर ये नहीं बोल सकता कि भैया अगर कंपनी की बात कर रहे हो और आपको कंपनी की वैल्यू निकालनी है तो एक काम कर दो, क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी जोड़ दो और वैल्यू ऑफ डेट को जोड़ दो, काम खत्म। अभी अपन ने वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना सीखा, वैल्यू ऑफ डेट निकालना सीखा, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वैल्यू ऑफ कंपनी नहीं निकल जाएगी, क्योंकि कंपनी में है ही क्या, इक्विटी है, डेट है। अब एक बात बताओ, मेरे हाथ में, अरे तेरा हाथ नहीं हो, आप तो तुरंत यार रोमांटिक हो जाते हो, गाना वाना गाने लगते हो, रुक जाओ सांस लियो। अब बताओ, मेरे हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है। अगर मैं इन 5 उंगलियों को और इस पाम को, इनको ऐड कर दो, अभी ये क्या दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां और ये पाम, अगर मैं इन 5 उंगलियों को और पाम को जोड़ दूं तो ये मेरा हाथ नहीं बन जाएगा? हाँ जी अमित भाई, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, एक कंपनी में है ही क्या, कंपनी में है इक्विटी और डेट, तो अगर इक्विटी की वैल्यू और डेट की वैल्यू जोड़ दोगे तो कंपनी की वैल्यू नहीं बन जाएगी? बन जाएगी अमित भाई। चलो बात खत्म हो गई, दैट्स इट, डन। अब फाइनली जाके हम समझने वाले हैं क्या अमित भाई? अब जाके हम समझने वाले वेरियस टाइप्स ऑफ थ्योरीज, जिसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, दो मिलती जुलती थ्योरी है, नेट इनकम थ्योरी और नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी।
पर ये दोनों थ्योरीज स्टार्ट करने से पहले आपको मुझे कुछ समझाना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है अमित भाई, हम बता देंगे, आप हमसे पूछो तो सही, हम तो बहुत तेज आदमी हैं। चलो देखते हैं भैया। अरे रे, चलो ये डन। हाँ जी अमित भाई डन। अरे रे, ये क्या हुआ? हाँ, अब गुड। अब आप लोग मुझे बताओगे अमित भाई नेट इनकम किसको बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम किसको बोलते हैं? बता दो। मैं आपके सामने चलो हिंट भी देता हूं। याद करो, मैंने पहली क्लास में बोला था, शर्त लगा लो, मैं हर एक चैप्टर के अंदर उठा के कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ले ही आऊंगा। देखते हैं, मैं लिखता चला जाता हूं, अगर कोई आप में से मुझे रोक के बता दे कि ऑपरेटिंग इनकम किसको बोलते हैं और साथ ही साथ नेट इनकम किसको बोलते हैं, देखते हैं बाबा। देखते हैं कौन मेरा हाथ रोक सकता है, कौन मेरे को बता सकता है। आप भी जरा दिमाग में सोचो, मैंने बता रखा है क्या? बता तो रखा है, मैंने सब कुछ बता रखा है। चलो सोचो 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 और बताओ। अरे बाबा याद करो, मैंने कभी बताया था ऑपरेटिंग इनकम का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नेट इनकम का मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। मैंने पहले ही चैप्टर में बताया था, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को नेट प्रॉफिट भी बोला जाता है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। वेरी गुड, जिसको याद आया बहुत अच्छी, जिसको याद नहीं आया मम्मी को बोलो, मम्मी एक बार जरा कान के नीचे लगाना, हमें हमें चीजें याद नहीं आ पा रही। तो मम्मी आपको, मैं तो पहुंच के मार नहीं सकता कैमरे के उस तरफ से। हाँ जी अमित भाई, तो जरा ये रिक्वेस्ट मम्मी को कर लो। आंटी जी अगर आप भी बगल में बैठे हो तो जरा एक कान के नीचे आकर ऐसा लगा दो बेचारे बच्चे को। डन। डन अमित भाई। अब देखते हैं नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। आओ, नेट इनकम थ्योरी अपने को क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है, सर सुनो ना, जैसे 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 आप एक कैपिटल स्ट्रक्चर में, एक कैपिटल स्ट्रक्चर में होता क्या है भाई, एक कैपिटल स्ट्रक्चर में या तो इक्विटी होती है या होता है डेट। यही चीजें बार बार घुमा घुमा के मैं आपको परेशान कर दूंगा। बोलता है सर मेरी बात सुनो, जैसे जैसे आप एक कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को बढ़ाते हुए चले जाओगे। मैंने बोला अच्छा अच्छा, अगर मान लो मैं डेट को बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? बोलता है सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता चला जाएगा, अज्यूमिंग के और के डी कॉन्स्टेंट है। अमित भाई ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट क्या है? देखो वैसे वो अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन चलो मैं आपको एक बार बता देता हूं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपको पता है इक्विटी, आपके पास इस चैप्टर में दो ही कैपिटल है ना? हाँ अमित भाई कितनी बार बोलोगे, इक्विटी और डेट। इक्विटी के कैपिटल को क्या बोला जाता है अमित भाई? इक्विटी के कॉस्ट को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या इक्विटी और डेट मिलके पूरी फर्म बन गई? इक्विटी को जोड़ा, डेट को जोड़ा तो पूरी फर्म बन गई। ठीक है, अब अगर इक्विटी की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ डेट, तो फर्म की कॉस्ट को ओवरऑल कॉस्ट नहीं बोल सकते, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ जी अमित भाई, फर्म की कॉस्ट को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ फर्म या ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, चलो अब बताना ये मैं कैसे निकालूंगा? आप बोलोगे अमित भाई सिंपल है ना, अगर मान लो इसकी वैल्यू दे रखी है 5%, इसकी दे रखी है 6%, दोनों को जोड़ दो 11%। अरे इडियट, पागल हो क्या? क्यों अमित भाई, क्यों ऐसे पागल क्यों बोला हमें? देखना इसकी वैल्यू कितनी है, मान लो इसकी वैल्यू है 1 लाख और डेट की वैल्यू है 2 लाख, पूरे कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 3 लाख। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ध्यान से सोचना और मुझे बताना। एक काम करता हूं, दो नहीं इसकी कर देता हूं मैं, न, 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 चलो 3 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा 5 लाख। ऐसा नहीं होना चाहिए क्या कि सर इसकी वैल्यू 3 लाख है पूरे कैपिटल में,
इसका हिस्सा कितना है अमित भाई? मेरा वेट है कितना? 3/5, 80% मेरा वेट है। और इसका वेट कितना है पूरे कैपिटल में अमित भाई? 20%, सॉरी 80 नहीं 60। हाँ, इसका वेट है 60%। चलो ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि जो पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा ये, इसमें इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कॉस्ट का भी 60% ही वेट होना चाहिए, और डेट की कॉस्ट का भी हमारे पास कितना? 40% ही वेट होना चाहिए। तो आपकी पूरी फर्म की कॉस्ट निकल के आती है 5.4%। बताओ अमित भाई ये समझ में नहीं आया। देखना एक बात बताओ, आपने पूरी जब फर्म की कैपिटल रखी, आपने इक्विटी को कितना हिस्सा दिया अमित भाई? 5 लाख में 3 लाख का हिस्सा दिया, मतलब 60% हिस्सा दिया। ठीक है, अब बताओ डेट को कितना हिस्सा दिया अमित भाई? 5 लाख में 2 लाख का हिस्सा, मतलब 20 क्या लिख रहा हूं मैं, 40% हिस्सा दिया। ठीक है, हाँ जी अमित भाई। तो आपको नहीं लगता अगर आपने कैपिटल में सबको उसका रिस्पेक्टिव हिस्सा दिया है तो कॉस्ट में भी सबको उसका रिस्पेक्टिव हिस्सा मिलना चाहिए? हाँ जी अमित भाई। तो देखो भैया मैंने क्या किया, जो इसकी कॉस्ट थी उसको भी 60% का हिस्सा दे दिया, इसकी कॉस्ट थी उसको भी 40% का हिस्सा दे दिया। तो मेरा टोटल कितना निकल के आ गया? टोटल कॉस्ट निकल के आ गया 5.4%। बताओ फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चली? हाँ, इसी को बोला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब आपको फर्म की कॉस्ट निकालनी है कैसे? वेट को अप्लाई करके, 60% वेट 40% वेट। तो जब वेट को अप्लाई करके कॉस्ट निकालते हो इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डन डन, ये समझ गए क्या यहां तक? हाँ, अब देखना गाइस मजा आएगा आपको और मेरे को यहां पे। अगर आप ये समझ गए हो ना तब तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं इसको दोबारा से बताऊंगा और आपको मजा आएगा। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अमित भाई ये कॉस्ट जो आपने निकाली 5% 6%, ये कैसे निकालते हैं? ये पूरा अपन नेक्स्ट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। लेकिन तब तक अपन यहाँ पे इसको देखते हैं। ठीक है भाई अमित भाई आप बोल रहे तो अपन रुकते हैं। देखो आपके पास फर्म के पास अगर मैं कैपिटल नाम की चिड़िया की बात करूं तो कितने हैं आपके पास अमित भाई? एक इक्विटी है और मेरे पास डेट है। प्रेफरेंस भी है क्या अमित भाई? प्रेफरेंस हो सकता था लेकिन अजम्पशन ने साफ साफ मना कर दिया। ठीक है, चलो इनकी ना अमाउंट बता दो मेरे को। लो अमित भाई आप ज्यादा पूछ रहे हो तो एक बार बता देता हूं। इसकी 100 है, 100 लाख। इसकी 50 लाख। 50 नहीं करता, चलो मैं इसको कर देता हूं। इसको कर लो भैया 30 लाख, इसको कर लो 20 लाख। डन, ओके ओके। अब देखो कॉस्ट किसकी कितनी कितनी कॉस्ट दे रखी है। मान लो इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये दे रखी है 5%, इसकी दे रखी है 6%। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आओ मजा करते हैं और देखते हैं। एक बात बताना आप लोग ध्यान से सोचना, क्या सबसे पहला अजम्पशन यही था कि इक्विटी और डेट यही दोनों रहने वाले हैं? हाँ जी अमित भाई। क्या दूसरा अजम्पशन ये था कि इन दोनों का टोटल हमेशा 50 लाख ही रहने वाला है? हाँ जी अमित भाई, इनका टोटल हमेशा 50 लाख ही रहने वाला है। चलो अब एक एक करके बहुत सारे केसेस अज्यूम करते हैं। केस नंबर 1, भाई मेरे पास इक्विटी 30 लाख, डेट था 20 लाख। चलो इनका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो तो भैया। अमित भाई पहले तो इनका वेट निकालना पड़ेगा मुझे। चलो वेट निकाल लो। पूरा कैपिटल है 50 लाख का, इक्विटी है मेरी 30 लाख की, मतलब 60%। चलो पूरा कैपिटल है 50 लाख का, मेरा डेट है 20 लाख का, मतलब 40%। चलो टोटल दोनों का मिला के वेट हो गया 100%। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या मैं इसके 5% को 60% का वेट दे दूं? हाँ। और क्या मैं इसके 6% को 40% का वेट दे दूं? हाँ जी अमित भाई। तो कितना निकलेगा? ये निकलेगा 3, ये निकलेगा 2.4, आपके पास टोटल निकल के आ जाएगा 5.4%। बताओ
किसी ने कोई पंगा दुख तकलीफ है क्या यहाँ तक समझने में? अमित भाई इसमें तो कोई दिक्कत हमें नहीं आई, ये तो बहुत ज्यादा इजी था। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम वाले अप्रोच पे। ठीक है अमित भाई आओ, क्या कहना चाहते हो? बोलते हैं सर आप एक और केस पकड़ो। मैंने बोला हाँ ठीक है, क्या करना है? बोलता है सर जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाओगे, ठीक है आओ देखते हैं, डेट को बढ़ाएं। हाँ पर गाइस इसमें ना एक चीज याद रखना, यहां पे अपन ने एक गड़बड़ी करी है, मैं उसको ठीक करना चाहूंगा। क्या? हमेशा हमेशा क्या होगा, इसको लिखता हूं मैं 6%, इसको लिखता हूं 5%, 3.6 और ये हो जाएगा 2, 5.6%। अमित भाई ये क्या किया? एक बात याद रखना, सबसे पहले बताओ, आप लोग आंख बंद करो, आपने 12th से पढ़ा है या मैंने भी आपको पढ़ाया होगा, सबसे पहले हम पेमेंट किसकी करते हैं? सोचो, प्रॉफिट एंड लॉस में आओ। अमित भाई सबसे पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद अमित भाई फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट होती है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की, क्या आता है? ईबीआईटी, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले किस आदमी को पेमेंट करते हो? अमित भाई सबसे पहले इंटरेस्ट वाले को पेमेंट करते हैं, ठीक है बहुत अच्छे। उसके बाद अमित भाई उसके बाद आ जाता है हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स, तो मैं सरकार को पेमेंट करता हूँ टैक्स की, ठीक है भैया। उसके बाद अमित भाई आता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, तो उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को पेमेंट करता हूं अगर होता तो, ठीक है। उसके बाद आता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसमें से डिविडेंड की पेमेंट करता हूं। तो एक बात बताओ, क्या डिविडेंड वाले को सबसे लास्ट में पेमेंट किया जाता है? हाँ जी अमित भाई डिविडेंड वाले को सबसे लास्ट में, और इंटरेस्ट वाले को सबसे पहला। हाँ तो हमेशा डेट वाले की कॉस्ट, क्योंकि इसको पहले पेमेंट हो रही है तो इसकी कॉस्ट कम होने वाली है, और इक्विटी जिसकी पेमेंट सबसे लास्ट में होने वाली है वो रोता रहेगा, बोलेगा सर आप मेरे को सबसे लास्ट में देते हो, ऐसे अच्छी बात नहीं है, आपको मुझे ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को सबसे लास्ट में पेमेंट मिलती है। हो सकता है सबकी पेमेंट करते करते मेरे पास पैसा ही ना बचे, आप मेरे को कुछ भी ना दो, इसीलिए मैं आपसे ज्यादा रेट पे पेमेंट लेने वाला हूं। मैंने बोला ठीक है भाई ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 6% और 5%, बताओ डन? हाँ जी अमित भाई डन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, आओ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब क्या बोला भाई ने? बोलता है सर जैसे जैसे आप डेट को क्या करोगे, बढ़ाते चले जाओगे। अब एक काम करो, क्या करूं? 30 लाख है, हाँ मैं डेट कैसे बढ़ा सकता हूं? याद करो मैंने समझाया था, थर्ड अजम्पशन, सर टोटल कैपिटल फिक्स रहेगा, अगर आपको चेंज करना है तो इक्विटी बेचो, डेट को खरीदो। मैंने क्या किया, 10 लाख की इक्विटी बेच दी और 10 लाख का डेट खरीद लिया, ठीक है। इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लिखवाया था अपन ने? इसका लिखवाया था 6%, इसका लिखवाया था 5%। चलो वेट निकालते हैं। सर पूरे का वजन है 50, मेरा वजन है 20 किलो, मतलब मैं 40% हूँ। पूरे का वजन है 50, मेरा वजन है 30, मतलब मैं 60% हूँ। चलो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ तो भैया, 6 इंटू 40%, 2.4, 5 इंटू 60%, 3, टोटल कितना आ जाएगा? 5.4%। बताओ क्या आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई? हाँ अमित भाई हुई तो सही। चलो एक और केस लेता हूं, आओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मिलके बनाएंगे। अब बताओ आप लोग मुझे, अभी जो हमने बनाया, हाँ जी अमित भाई बनाया, उसमें क्या क्या चीजें थी? क्या था अमित भाई? अभी आपके पास क्या इक्विटी 20 लाख की ही बची थी और डेट 30 लाख का बचा था? हाँ फिर से इक्विटी बेच दो 10 लाख की और डेट ले लो 10 लाख का, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 40। कॉस्ट कितनी थी भाई? इसकी कॉस्ट थी 6%, इसकी कॉस्ट थी 5%। चलो वेट निकालो। सर टोटल का वजन है 50, मेरा वजन है 10, 20%। टोटल का वजन है 50, मेरा वजन है 40, 80%। वेटेड एवरेज निकालता हूं, 6% लेकिन इसका वजन है 20%, 5% लेकिन इसका वजन है 80%। टोटल कितना आ गया अमित भाई? 5.2% आंसर। तो क्या मेरी पहली थ्योरी प्रूव हो रही है जो बोलती है कि सर सुनो ना, आप जैसे जैसे डेट को बढ़ाते चले जाओगे, पहले 20 था तो 5.6 आ रहा था,
अब 30 हो गया तो 5.4 आ गया। उसके बाद अमित भाई 40 हो गया तो 5.2 आ गया। तो ये थ्योरी बोलती है आपको, हेंस मैंने प्रूव कर दिया है। किधर गया भैया थ्योरी, आ जाओ। जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को बढ़ाते चले जाओगे, डेट को बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो डेट ये रहा, इक्विटी आपकी ये रही, जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते चले जाओगे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता हुआ चला जाएगा। बताओ कोई दिक्कत क्या अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और ये हमारा एक और अज्यूम करता है पॉइंट को, क्या? आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहेगा। मतलब अमित भाई, मतलब अगर आपको क्वेश्चन दे दे दो, क्या ये है कंपनी नंबर ए और ये है कंपनी नंबर बी, मान लो आपको इसके बारे में दे दे, क्या दे दे अमित भाई जल्दी से बता दो। बोलेगा अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ए इज इक्वल टू 10% और कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ बी इज इक्वल टू 6%, तो भैया बी का भी, क्या बोला मैंने, बी का भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ध्यान से सुनना, बी का भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अरे क्या हो गया, अरे रे चलते चलते थक गया बेचारा, चलते चलते यूं ही थक जाता है ये, अरे ये तो पूरा स्क्रीन ही ब्लैंक हो गया। चल ले भैया 2 मिनट का टाइम तो है ना बाबा। हाँ हो गया। अब देखो, तो सर इसका मतलब क्या होगा, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ए की दे रखी है 10%, तो सर बी की भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी, 10% ही हो जाएगी। और अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है कि सर कॉस्ट ऑफ डेट बी का है 6%, तो याद रखो दोस्तों, कॉस्ट ऑफ डेट ए का भी क्या हो जाएगा अमित भाई, ए का भी कॉस्ट ऑफ डेट हमारे पास 6% हो जाएगा। मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं, मतलब अमित भाई हो सकता है कंपनी ए में इक्विटी हो आपकी 30 लाख की, डेट हो आपका 20 लाख का, और कंपनी बी में इक्विटी हो आपकी 40 लाख की, डेट हो आपका 10 लाख का। मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं कि कॉस्ट दोनों की सेम होने वाली है, पर 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 क्योंकि हमारे पास अमाउंट अलग हो जाएगी। हाँ जी अमित भाई, तो क्या वेट्स भी अलग अलग निकलेंगे? इसका वेट देख लो भाई, 30/50 60%, 20/50 40%, इसका 40/50 80%, 10/50 20%। अगर ऐसा हो जाएगा तो पता है क्या होगा, हाँ अमित भाई, इनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी और डेट तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों का कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा। इसी अजम्पशन पे नेट इनकम थ्योरी बेस्ड होती है हमारी। क्या बोलती है नेट नेट इनकम थ्योरी? ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलती है मेरी नेट इनकम थ्योरी? नेट इनकम थ्योरी बोलती है कि सर, मैंने बोला हाँ बताओ ना, आपका कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ कंपनी ए बराबर रहेगा कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ कंपनी बी। कोई भी दो कंपनी होगी उसका कॉस्ट ऑफ डेट बराबर होगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी ए बराबर रहेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी बी। डन, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक मसला रहेगा हमेशा, क्या? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी ए कभी भी बराबर नहीं होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बी। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ कैपिटल। बोले तो क्या 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 अमित भाई, क्या कैसे क्या? सुनना, इसमें मान लो हो सकता है आपके पास डेट हो 20 लाख का, इक्विटी हो 30 लाख की। यहां पे डेट हो सकता है
30 लाख का, इक्विटी हो सकती है 20 लाख। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। तो नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है? 3-4 चीजें। सबसे पहला तो बोलेगा अमित भाई सुनो ना, जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाओगे वैसे वैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता चला जाएगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक कंपनी का बराबर होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी दूसरी कंपनी के, कॉस्ट ऑफ डेट एक कंपनी का बराबर होगा कॉस्ट ऑफ डेट दूसरी कंपनी के। डन डन। लेकिन गाइस एक बात बताओ, एक बात सुनना ध्यान से। मैंने आपको पढ़ा रखा है सबसे बड़ा क्या है? आईसीएआई। ठीक है, अब बताओ आईसीआई से भी बड़ा क्या है? मैंने आपको बताया है आईसीआई से भी बड़ा है आईसीएआई का क्वेश्चन। मान लो आपको बोले सर एक काम करो, एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी। ठीक है, इसमें इक्विटी दे रखी है 10 लाख, इसमें दे रखी है 20 लाख, इसमें डेट दे रखा है आपको मान लो 30 लाख, इसमें आपको दे रखा है डेट 20 लाख। डन। अब देखना, इसमें कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है 12%, इसका भी 12%, इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखी है 16% और इसमें दे रखी है 18%। आपको बोला है सर सुनो ना, नेट इनकम अप्रोच से आपको वैल्यू निकालनी है, तो क्या आप लड़ने बैठोगे कि अमित भाई ये दोनों तो बराबर है पर दोनों कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर क्यों नहीं दी? क्योंकि इंस्टीट्यूट थोड़ा थोड़ा गलती गड़बड़ कर ही देता है, जहां से भी क्वेश्चन उठाता है कुछ भी उठा लेता है। तो इनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी वैसे तो बराबर होनी चाहिए थी, पर अगर क्वेश्चन में बराबर नहीं दे रखी कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन कोई टेंशन नहीं लेंगे, जैसे दे रखा है वैसे बना के आ जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। तो गाइस चलो एक काम करते हैं, जरा मिलता जुलता ना एक बार इससे जो हमारे पास आईसीआई का मटेरियल है वो भी देख ही लेते हैं। अच्छा, ये तो हमारा यूट्यूब चैनल है आपका और हमारा प्यारा सबका फेवरेट फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी, जिसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो बाबा, बहुत सारी चीजें इसमें आपके लिए डाल रखी हैं। हाँ जी अमित भाई। चलो नेक्स्ट, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ये चैप्टर जिसमें हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज आती हैं। ओके 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 ओके, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच थी। ओके, नेट इनकम अप्रोच में आओ अपन पढ़ते हैं एक एक बार क्या दे रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, आपको दिख रहा है? हाँ जी अमित भाई दिख रहा है, अपने को साफ साफ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। याद करो मैंने आपको बताया था जब मैं दो अप्रोच बता रहा था, सर सुनो ना, जहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको समझ में आया कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर डेट ज्यादा, याद करो, अगर डेट ज्यादा होता चला जाएगा तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरती चली जाएगी, इसीलिए आपका वैल्यू ऑफ द फर्म बदल जाएगा। क्यों? जैसे जैसे डेट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगी और वैसे ही वैसे वैल्यू ऑफ द फर्म भी कम हो जाएगा। कैसे? मतलब बढ़ जाएगा। कैसे? मैं आपको दिखाऊंगा। चलो देखते हैं अपन एक एक करके बाद में। An increase in the financial leverage will lead to decline in the weighted average cost of capital while the value of the firm and the market price will increase। कैसे अमित भाई? कैसे कैसे कैसे? बताता हूं। आ जाओ, पहले तो ये पॉइंट समझ लो। इसमें वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट, इन दोनों को जोड़ के। ठीक है बच्चा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, अब आप लोग मेरे साथ मिलके मुझे यहाँ पे सॉल्व करवाओगे। वापस से वही पॉइंट, सबसे ऊपर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, डिवाइड करते ही आता है मेरे पास कंट्रीब्यूशन, माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट, करते ही अपने पास आ जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस कर दो इंटरेस्ट, आ जाता है मेरे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स, माइनस कर दो टैक्स, आ जाता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। यही बन जाता है मेरा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इसी में से मैं 100% डिविडेंड बांट देता हूं। चलो एक बात बताओ, याद करो, इक्विटी बोलता हूं, डिबेंचर वालों को आप क्या पेमेंट कर रहे हो? अमित भाई डिबेंचर वालों को हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट की पेमेंट आप कर रहे हो। ओके, चलो अब बताओ, इसको निकालने के लिए मैं इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स करता हूं, डिवाइड बाय केडी करता हूं, अगर टैक्स दे रखा हो तो। ठीक है, अब बताओ इक्विटी वालों को क्या दे रहे हो? अमित भाई इक्विटी वालों को पूरा डिविडेंड, या मैं बोल सकता हूं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बांट रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू ऑफ द डेट निकालना है
तो उनको क्या दिया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द डेट। तो वैल्यू ऑफ द डेट को मैं बोल सकता हूं क्या, क्या आपने कैश फ्लो दिया डेट वालों को डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ द इक्विटी मतलब क्या कैश फ्लो दिया आपने इक्विटी वालों को डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ द ओवरऑल कंपनी कैसे निकलता था, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलता था। हाँ, अब सोचना गाइस, अगर आपने इक्विटी वालों को दिया है ये, डेट वालों को दिया है ये, तो क्या मैं बोल सकता हूं आपने पूरी कंपनी को मिला के, ध्यान से देखते चलना, ध्यान से देखते चलना, ध्यान से देखते चलना, क्या मैं बोल सकता हूं कि आपने पूरी कंपनी को मिला के, आपने पूरी कंपनी को मिला के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की पेमेंट करी है। पूरी कंपनी को, इक्विटी को दिया अर्निंग अवेलेबल और उसके बाद डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट। आप बोलोगे अमित भाई टैक्स भी तो है बीच में। अरे बाबा, अगर अर्निंग कमाता ही नहीं तो टैक्स तो आता ही नहीं ना, तो सरकार को तो मैं वैसे भी कभी इंक्लूड नहीं करता, वो तो बस पेमेंट के जरिया है। हाँ जी अमित भाई, एक बात बताओ, अगर मैं सारा ही इंटरेस्ट बांट देता तो टैक्स क्या बनता, जीरो बनता। हाँ अमित भाई, जीरो टैक्स बनता। ठीक है, हाँ, तो अब देखो, तो क्या हम वैल्यू, देखना गाइस ध्यान से देखना, जैसे वैल्यू ऑफ डेट निकालना था तो डेट वालों को क्या दिया, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी थी तो इक्विटी वालों को क्या दिया, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर मुझे वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है, ओवरऑल फर्म, तो मैं बोल सकता हूं फर्म वालों को आपने क्या कैश फ्लो दिया, पूरी फर्म को, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द फर्म। हाँ जी अमित भाई, अब बताओ पूरी फर्म को आपने क्या दिया, अमित भाई पूरी फर्म को मैं दे रहा हूं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और कॉस्ट ऑफ द फर्म क्या है, जल्दी बताओ, मैंने आपको निकालना सिखाया था। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ही आपका कॉस्ट ऑफ द फर्म है ना। अरे हाँ अमित भाई, हाँ 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 हाँ, तो चलो 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 चलो, मुझे ये भी बताओ, देखते चलना। अभी आपको मैंने नेट इनकम वाली अप्रोच में एक कंसेप्ट बताया। क्या कंसेप्ट बताया कि सर सुनो ना, ये देखो एग्जांपल, किधर गया एग्जाम्पल था, हाँ, मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाओगे आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती चली जाएगी, दिखाया मैंने। हाँ, चलो अब मैं यही एग्जाम्पल ले लेता हूं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। चलो सब केसेस में पहले तो इक्विटी बताओ कितना था, अमित भाई यहां 30 था, यहां 20 था, यहां 10 था। ठीक है, डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बता ही दो, अमित भाई 6% था, 6% था, 6% था। चलो ये एक बक्सा बनाओ, इसको पैक करो। एक काम करो, मेरे को जल्दी से वैल्यू ऑफ द इक्विटी भी बता ही दो, आ जाओ। अमित भाई वैल्यू ऑफ द इक्विटी कैसे निकलेगी, देखना, आपके पास 30 लाख का इक्विटी है डिवाइडेड बाय 6%। मैंने बोला था ना सिंपल सिंपल ऐसे ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि याद करो मैंने क्या बताया था, इनफाइनाइट लाइफ है, इनफाइनाइट लाइफ के लिए क्या करते हैं, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। तो ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 6%, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 500। चलो यहां बताओ 20 डिवाइडेड बाय 6%, ये हो जाएगा 333.33। डन डन। फिर 10 डिवाइडेड बाय 6%, ये कितना हो जाएगा अमित भाई, ये हो जाएगा 166.67। चलो ये भी हो गया बाबा। इस पूरे को एक बॉक्स के अंदर पैक कर दो। लो अमित भाई अपन ने इसको पैक कर दिया। अब आओ जरा डेट की बात करते हैं, आओ डेट को उठाओ, डेट पे देखते हैं डेट क्या क्या कह रहा है हमसे। आपका डेट कितना था हर एक केस में अमित भाई, पहले यहां पे 20 था, फिर यहां पे 30 हुआ, फिर यहां पे 40 हुआ। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ डेट कितना था अमित भाई, 5% था हर एक केस में। टैक्स था क्या, अज्यूम करो टैक्स नहीं है क्योंकि यही अपनी अजम्पशन है, तो जल्दी से मेरे को बता दो वैल्यू ऑफ द डेट कितना हो जाएगा। वैल्यू ऑफ द डेट अमित भाई 20 डिवाइडेड बाय 5%, 400। यहां देखते हैं 30 डिवाइडेड बाय 5%, 600। 40 डिवाइडेड बाय 5%, 800। वैल्यू ऑफ द डेट भी निकल गया। हाँ जी अमित भाई, अब एक बात बताओ, चलो
मान लो इनमें से किसी एक केस में आपको दे दे कि भैया EBIT पता है कितनी है, मैंने बोला कितनी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको EBIT दे दे, ध्यान से सुनना, ये देखना, एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने आपको ये लिखा, दिस इज माय इक्विटी डिविडेंड, और यहां पे इंटरेस्ट भी मैं लिख ही देता हूं इतना, सब कुछ सेम टू सेम ही बताया अपन ने। एक काम करते हैं, इसको भी यहां लिख देता हूं, इक्विटी डिविडेंड और इक्विटी कैपिटल, ये है 30 करोड़ और ये है 30 लाख, ये है 20 करोड़, ये है 20 लाख, ये है 10 करोड़, ये है 10 लाख। तो मैंने इक्विटी कैप डिविडेंड से डिवाइड किया था, कैपिटल से डिवाइड नहीं करते, ये मत भूल जाना कभी, बोलो कि अमित भाई ये किससे ही डिवाइड कर दिया, मैंने इंटरेस्ट से डिवाइड किया सबको, यहां पे इंटरेस्ट से डिवाइड किया, ऊपर इक्विटी डिविडेंड से अपन ने डिवाइड किया। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, ठीक है अमित भाई अपन ध्यान से सोचेंगे। एक बात सोचना, क्या EBIT हर एक केस में सेम रहेगा या नहीं रहेगा, बताओ। EBIT अपना सेम रहेगा, तो EBIT क्या निकलता है अमित भाई, EBIT वही निकलता है ना, इक्विटी डिविडेंड, हाँ जी अमित भाई, प्लस हमारा इंटरेस्ट, ठीक है अमित भाई। चलो तो EBIT कितना निकलेगा अमित भाई, इस केस में EBIT आ रहा है 50 लाख, इस केस में कितना आ रहा है अमित भाई 50 लाख, इस केस में कितना आ रहा है 50 लाख, बताओ सब में EBIT सेम आ रहा है क्या, देखना 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 30 20 50, यहां भी 30 और ऊपर 20 50, यहां 40 और 10 50, ठीक है। हर एक केसेस में वैल्यू क्या क्या निकाल रखी थी अपन ने, बता दो मुझे जरा अमित भाई, 5.6, 5.4, 5.2, 5.6, 5.4, 5.2, बताओ कोई पंगा ना अमित भाई। तो अब बताओ अगर मुझे वैल्यू ऑफ द ओवरऑल फर्म निकालनी है, $892.85, ये कितना दे रखा भैया, $500, 400, 900, और ये आ जाएगा अपना 60 इंटू 3.6, 20 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 5 प्लस तो 5.6, इसका आ जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म 892.85, ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5.4, 925.92, और यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 5.2, ठीक है, कितना आ रहा है 961.53। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता चला गया, जैसे जैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता चला गया, क्या वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती चली गई, हाँ जी अमित भाई, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती हुई चली गई। अब आप बोलोगे अमित भाई कि ये फिगर अगर मैं जोड़ूं, अगर आप वैल्यू ऑफ द फर्म ऐसे निकालो कितनी आ रही है अमित भाई, 500 प्लस 400 900, यहाँ पे 933.33, यहाँ पे 966.67, और आपका तो इनसे मैच ही नहीं कर रहा। अरे अपना इसलिए मैच नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कोई रफ फिगर्स ले रखे होंगे, एग्जैक्ट ये फिगर नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैच नहीं कर रहा। ओके अमित भाई समझ में आ गया, मैंने कोई रफ फिगर्स ले रखे, लेकिन मेरे को बेसिक क्या समझाना था, ध्यान से सुनो, नेट इनकम अप्रोच बेसिक फाइनली लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं। जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते हुए चले जाओगे,
हाँ जी अमित भाई, जैसे जैसे डेट बढ़ाते हुए चले जाओगे वैसे वैसे सबसे पहले आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता चला जाएगा। हाँ जी अमित भाई, वैसे वैसे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती हुई चली जाएगी। हाँ, और दोनों 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 जो दोनों फर्म होने वाली है, मान लो अगर मैं इस फर्म की बात करूं या इस फर्म की बात करूं या इस फर्म की बात करूं, क्या होगा उस केस में अमित भाई? कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबका सेम रहेगा, कॉस्ट ऑफ डेट सबका सेम रहेगा, नेट इनकम में ये सारी चीजें चलती हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो यहां तक? हाँ जी अमित भाई, यहां तक अपन क्लियर हैं। तो एक बात बताना, हम क्या निकालेंगे अगर आपको कभी वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी हो? तो सिंपल है ना, आप निकाल लो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय इक्विटी। कैसे निकालेंगे अमित भाई? कैश फ्लो, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय केई, उसमें जोड़ देना हमारे पास वैल्यू ऑफ द डेट। कैसे? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। अगर टैक्स नहीं दिया होगा तो इग्नोर करना, दिया होगा तो ले लेना। चलो, प्लस वैल्यू ऑफ डेट। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू ऑफ द फर्म अपन ऐसे निकाला करेंगे, पहले वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकाल लो, फिर वैल्यू ऑफ द डेट निकाल लो, फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। डन? हाँ जी अमित भाई, पूरा इस तरीके से नेट इनकम अप्रोच हमारी खत्म होती है। इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, पर मैं वो क्वेश्चन करवाने से पहले अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। तो गाइज एक काम करते हैं, ये थ्योरी थोड़ी डिटेल में जाएगी, तो अपन नेट ऑपरेटिंग इनकम की थ्योरी नेक्स्ट क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है। हमने आज की क्लास में नेट इनकम थ्योरी पढ़ी है, कल मैं आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ हम नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डन? डनाडन डनाडन डन। तो अमित भाई पहला लेक्चर अपना खत्म होता है। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में ना समझने वाले ज्यादा पॉइंट्स हैं, और मेन क्या है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ी बहुत गड़बड़े ज्यादा कर रखी है क्वेश्चंस को बनाने में। इसीलिए सबसे पहला काम, पता है मैंने बहुत बार देखा है यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे, पता है क्या होता है उसमें अमित भाई? ये ऐसा है, इसको ऐसा रट लो, ऐसा रट लो, अगर ये क्वेश्चन आए ये करना ये करना ये करना, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। अरे बाबा, 12 क्वेश्चन में भी अगर मैं आपको क्वेश्चन रटवाने ही लग जाऊं तो फिर क्या मजा? मैंने देख रखा, बच्चे मुझे पूछते हैं सर सुनो ना, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, ये वाला क्वेश्चन इस स्टेप से क्यों नहीं बना? अरे स्टेप नाम की तो चीज ही नहीं होती, कभी भी स्टेप नाम की तो चीज ही नहीं होती। एक बेसिक तरीका होता है, अगर मान लो आपने समझ लिया, हाँ मेरे भाई समझ लिया, फिर आप उसको बोल सकते हो कि भाई ऐसे बनाऊं ऐसे बनाऊं ऐसे बनाऊं, चीजें बन जाती हैं। अगर पर आप स्टेप ही रट लोगे कि भाई इस स्टेप से बनता है, वैसे काम नहीं होता बाबा। हम एक एक करके चीज समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे चीजें निकालनी है। डन? ओके गाइस, तो चलो अपनी आज की क्लास यहां पे एंड हो रही है। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। कॉस्ट एफएम एसएम में आपके अमित भाई आपके साथ हैं, और अगर कोई भी टेंशन हो तो आप जानते हो फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी, आपके अमित भाई यहां पे आपके लिए अवेलेबल मिल जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमें कभी भी पिंग कर सकते हो। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, और अगर खुशी से पेपर दोगे तो एग्जाम्स में मार्क्स आपके झक मार के पीछे आने वाले हैं। तो खुशी से पढ़ते रहो, खुशी से पेपर देना, टारगेट इतना ही रखना है, टेंशन नहीं पालनी, आराम से हंसते खेलते चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।